फिल्म की शुरुआत 1968 में होती है। जवान आयरिस अपने मंगेतर पॉल के साथ स्काई व्यू रेस्टोरेंट की ओपनिंग में जाती है। वहीं पॉल शादी के लिए प्रपोज करता है और आयरिस की उंगली में अंगूठी पहनाता है। उसी समय आयरिस कुछ डरावना देखती है। ऊपर से एक लड़के ने सिक्का फेंक दिया। ऐसा लगता है जैसे मौत ने उस सिक्के को रास्ता दिखाया हो, जो सीधा वेंटिलेशन शाफ्ट में जाके पंखे में फंस गया और पंखा रुक गया। अंदर लोग खुशी खुशी डांस कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि नीचे कांच में दरारें फैल रही हैं। जैसे ही आयरिस और पॉल आगे बढ़े, नीचे लगे लोहे के सपोर्ट टूटने लगे। बोल्ट एक एक कर टूट गए। तभी पंखे में फंसा सिक्का ब्लेड को तोड़ देता है और वो उड़कर गैस पाइप से टकरा जाता है। डांस करते लोगों की नीचे दरारें बढ़ती जाती हैं और गैस लीक होने लगती है। आयरिस को कुछ गलत लगने लगता है। अचानक पॉल फर्श से नीचे गिर जाता है। लोग एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं और लोहे की बीम पकड़ने की कोशिश करते हैं। नीचे मौजूद स्टाफ डरकर भागने लगते हैं। पॉल किसी तरह मजबूत कांच को पकड़ लेता है। आयरिस मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं आता। वो पॉल को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो फिसल कर गिर जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। आग में घिरी एक औरत गैस लीक की तरफ दौड़ती है और जबरदस्त धमाका हो जाता है। जो लोग जल्दी नहीं भाग सके मारे जाते हैं। आयरिस किसी तरह आग से बच निकलती है। स्टाफ सबको तुरंत बाहर निकलने को कहते हैं। जिसने सिक्का फेंका था वो लड़का आगे दौड़ता है। डर से घबराए लोग इमरजेंसी रास्ते की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ भी खतरा इंतजार कर रहा होता है। चलने वाला रास्ता टूट जाता है और उस पर गए सभी लोग मर जाते हैं। चमत्कार से वो लड़का बच जाता है। बाकी बचे लोग लिफ्ट की तरफ दौड़ते हैं और एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। एक बूढ़ा आदमी आयरिस को धक्का देकर आगे निकलता है, लेकिन भीड़ की वजह से लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है। लिफ्ट ज्यादा वजन से खराब हो जाती है और बूढ़ा आदमी बुरी तरह कुचल जाता है। आयरिस भागने का दूसरा रास्ता ढूंढती है, लेकिन तनाव के कारण उसकी प्रेगनेंसी पर असर पड़ता है। तभी वो देखती है कि चीजें फिसल रही हैं और छत टूटने वाली है। खतरे को समझकर वो जल्दी ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन बाकी लोग नहीं बच पाते। फर्श दो हिस्सों में टूट जाता है और ढलान बन जाता है। लोग फिसलते हुए नीचे कांच पर गिरते हैं। एक औरत को लगता है वो बच गई है, लेकिन ऊपर देखते ही उसे दिखता है एक पियानो खतरनाक तरीके से झूम रहा है। मौत ने फिर दखल दिया। एक सिक्का ऊपर से पियानो पर गिरा और पियानो सीधे उस बेचारी औरत के ऊपर आ गिरा। इस तरह उस ग्रुप का हर इंसान मर गया। लड़का बचकर भागा और घमंड से मुस्कुराने लगा। तभी पियानो उसी पर आ गिरा और उसकी भी मौत हो गई। आयरिस को पॉल की मौत का बहुत गम हुआ। तभी उसने एक और बच्चे को खतरे में देखा और उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसी वक्त ऊपर पूरी बिल्डिंग ढह गई। बिल्कुल आखिरी पल में आयरिस ने लोहे के एक टुकड़े को पकड़ लिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसे उसके हाथ ने नहीं बचाया था, बल्कि पॉल की सगाई की अंगूठी लोहे की छड़ में अटक गई थी। वो पकड़ ज्यादा देर टिक नहीं सकी और अगले ही पल आयरिस नीचे आग में गिर गई। अचानक स्टेफनी क्लास में डरावने सपने से जाग गई, लेकिन ये आम सपना नहीं था। 2 महीने से उसे रोज वही सपना आ रहा था। स्टेफनी ने ये बात अपनी रूममेट को बताई। सपने में एक औरत होती थी जिसका नाम आयरिस था, वही नाम जो उसकी दादी का था। मगर स्टेफनी ने कभी आयरिस को देखा नहीं था और ये भी नहीं जानती थी कि वो जिंदा भी है या नहीं। रूममेट ने सलाह दी कि वो घर जाए और सच पता करे, शायद तब सपने आना बंद हो जाए। घर पहुंचकर स्टेफनी ने अपने डैड मार्टी से आयरिस के बारे में पूछा। मार्टी थोड़ा परेशान हुआ, फिर बनावटी मुस्कान के साथ बात टाल गया। साफ था कि वो कुछ छुपा रहा था। तभी उसका छोटा भाई चार्ली बोला कि वो कजिन्स के घर जाने वाला है। स्टेफनी भी साथ चल पड़ी। जाने से पहले मार्टी ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि रिश्तेदारों के सामने आयरिस का नाम न ले। इससे स्टेफनी को और शक हो गया। आखिर आयरिस के साथ क्या हुआ था? अगर सपने वाली औरत वही आयरिस थी और उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो फिर उसकी माँ कहाँ से आई? कजिन्स के घर पहुंचकर स्टेफनी सीधे अपने अंकल हावर्ड से मिली और अपनी माँ डार्लिन के बारे में पूछने लगी। हावर्ड घबरा गया और बात बदलने लगा, लेकिन जब स्टेफनी ने सपने की जगह स्काई व्यू रेस्टोरेंट का जिक्र किया तो हावर्ड और उसकी पत्नी ब्रेंडा दोनों चौंक गए। स्टेफनी उनके पीछे पड़ गई। उसके कजिन्स भी जानने को उतावले हो गए। आखिरकार सच सामने आया। आयरिस जिंदा थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। हावर्ड और ब्रेंडा के लिए आयरिस मरी हुई जैसी ही थी। स्टेफनी चाहती थी कि वो आयरिस से मिले ताकि शायद उसके डरावने सपने खत्म हो जाए। मजबूर होकर हावर्ड ने सब बता दिया। पिता की मौत के बाद आयरिस पूरी तरह टूट गई थी। वो बच्चों को स्कूल नहीं जाने देती थी, उन्हें घर में बंद रखती थी और हर वक्त डरती रहती थी कि उसके बच्चे मर जाएंगे। आखिरकार पुलिस आई और आयरिस को अपने साथ ले गई। इसके बाद वो बच्चों की फॉस्टर केयर की खबरें जुनून में लगातार देखती रहती थी। जब हावर्ड और ब्रेंडा के अपने बच्चे हुए, एरिक, जूलिया और बॉबी, तो आयरिस उन्हें डरावने खत लिखने लगी। उन खतों में चेतावनियां और लाशों की भयानक तस्वीरें होती थी। डर के कारण उन्होंने शहर छोड़ दिया और आयरिस से हर तरह का रिश्ता तोड़ लिया। स्टेफनी ने उन खतों को देखने की इच्छा जताई, लेकिन हावर्ड और ब्रेंडा ने मना कर दिया। बहुत जिद करने पर ब्रेंडा ने चुपके से बता दिया कि खत कहाँ छुपा कर रखे हैं। स्टेफनी ने खत निकाले और जो उसने देखा वो हैरान रह गई। तस्वीरों में दिखाई देने वाली औरत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसके सपनों में आती थी। इसका मतलब था कि उसके सपने सच हो सकते हैं। जवाब पाने की ठान कर स्टेफनी अकेले ही आयरिस को ढूंढने निकल पड़ी। पते के सहारे वो एक दूर पहाड़ी इलाके में बने घर तक पहुंची। इंटरकॉम से उसने आयरिस से बात की। आयरिस ने उसे तुरंत लौटने को कहा, लेकिन जब स्टेफनी ने बताया कि वो उसकी पोती है, तो आयरिस ने अंदर आने से पहले उसकी जेबें खाली करने को कहा। भारी दरवाजा खुला और स्टेफनी काफी सावधानी से अंदर गई। घर अजीब रुकावटों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि छत पर भी नुकीले कांटे लगे हुए थे। आयरिस ने बताया कि ये सब अनदेखे खतरों से बचने के
के लिए है। जैसे ही स्टेफनी आगे बढ़ी, आयरिस घबरा कर बोली, जल्दी दरवाजा बंद करो। तभी बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर गिर पड़ा। आयरिस ने चेतावनी दी कि किसी भी चीज को हाथ न लगाना, कुछ भी जानलेवा जाल हो सकता है। आखिरकार अपनी पोती को सामने देखकर आयरिस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने स्टेफनी से उसकी माँ डार्लिन के बारे में पूछा। स्टेफनी ने बताया कि वो 10 साल की उम्र से अपनी माँ से अलग हो गई थी और अब उसे नहीं पता कि डार्लिन कैसी है। फिर स्टेफनी ने अपने डरावने सपने के बारे में सवाल किया। आयरिस ने बताया कि ये सिर्फ सपने नहीं थे, उसने कभी भविष्य देखा था, उसे आने वाली तबाही दिखाई दी थी। उस समय वो पॉल के साथ सबसे ऊंची छत पर थी। एक औरत की टोपी उड़ गई। एक लड़का सिक्का फेंकने ही वाला था, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। फिर भी लड़का सिक्का फेंकने पर अड़ा रहा। उसी वक्त पॉल उसे प्रपोज करने वाला था। आयरिस ने उसे तुरंत सावधान कर दिया, ये इमारत गिरने वाली है और सब मर जाएंगे। पॉल को कुछ समझ नहीं आया। तभी आयरिस दौड़कर लड़के के हाथ से सिक्का छीन लिया। उसी सिक्के से आगे की सारी घटनाएं शुरू होने वाली थी। आयरिस फौरन नीचे दौड़ी, जलती हुई कढ़ाई उठाई और अंदर नाचते लोगों तक पहुंची। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और सबसे कहा, नीचे फर्श को देखो। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोगों ने अपने पाँव के नीचे फैलती दरारें देख ली। उस रात आयरिस ने बहुत सी जानें बचाई, इमारत नहीं गिरी। बाद में रेस्टोरेंट बंद हो गया। आयरिस ने मौत की चाल को नाकाम कर दिया था, लेकिन मौत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कई साल बाद मौत वापस आई और उस रात वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एक कर मार डाला, जिनमें उसका पति पॉल भी शामिल था। आयरिस सीख चुकी थी कि मौत को आने से पहले कैसे देखा जाए। वो सालों तक हादसों को रोकती रही। अब आखिरकार मौत उसे भी पकड़ने आ गई थी। आयरिस को कैंसर था। स्टेफनी से बात करते करते वो थोड़ा ढीली पड़ गई। इसी दौरान चुपचाप मौत आ गई। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी मेटल की ट्रे पर पड़ी। वहाँ से किरण उछलकर एक रस्सी पर जा लगी और रस्सी धुआं देने लगी। आयरिस को लगा कि स्टेफनी के सपने को इशारा है, शायद उसने उसकी ताकत पाली है। तभी आयरिस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने सिर घुमाया और मौत की चाल देख ली। उसने तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास को धक्का मारकर हटा दिया। मौत को लगा था कि पोती होने की वजह से आयरिस का ध्यान बढ़ जाएगा। आयरिस ने स्टेफनी से कहा कि यहीं रुक जाओ और सब कुछ सीख लो, बाहर जाना बहुत खतरनाक है। वो खुद 20 साल से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन स्टेफनी नहीं रुकना चाहती थी। उसे कॉलेज वापस जाना था। आयरिस ने उसे चेतावनी दी कि मौत उनके परिवार के पीछे पड़ी है। स्टेफनी ने इसे सिर्फ सपना समझा और उसकी बात नहीं मानी। वो बिना रुके चली गई। जाते समय आयरिस ने उससे वो किताब ले जाने की मिन्नत की। जैसे ही स्टेफनी दरवाजा खोलने लगी, आयरिस को एक झलक दिखी, हवा, कंपस और खतरनाक चीजें। उसे समझ आ गया कि अगर वो बाहर गई तो वो मर जाएगी, लेकिन स्टेफनी के लिए उसने खतरा उठाया। वो बाहर निकली, किताब स्टेफनी की बाहों में फेंकी और बोली कि यही किताब परिवार को बचा सकती है। फिर भी स्टेफनी को यकीन नहीं हुआ। उसने पीछे हटने को कहा और बोली, मैं साबित करूंगी कि ये सब सच है। तभी तेज हवा चली, कंपस गिर पड़ा और जा टकराया फायर एक्सटिंग्विशर से। एक्सटिंग्विशर उछलकर सीधे आयरिस के मुंह में घुस गया। उसी पल उसकी मौत हो गई। अब जाकर स्टेफनी को यकीन हुआ, आयरिस चली गई थी। अंतिम संस्कार में सारे रिश्तेदार आए। स्टेफनी ने अपने पिता और चाचा को बताया कि आयरिस ने कहा था मौत आ रही है, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। उसी वक्त उसकी माँ डार्लिन भी वहाँ आ गई। माँ से नाराज स्टेफनी वहाँ से चली गई। घर आकर उसने वो किताब पढ़ने लगी जो आयरिस ने दी थी। इधर पूरा परिवार हार्वर्ड के घर बारबेक्यू पार्टी कर रहा था, हंस रहे थे, खा पी रहे थे। उन्हें जरा भी खतरे का अंदाजा नहीं था। मौत वहाँ पहुँच चुकी थी। बॉबी से गलती से एक ग्लास टूट गया। उसे पता नहीं चला कि कांच का एक टुकड़ा बर्फ के टुकड़ों में मिल गया है। एरिक ने अपना ड्रिंक गैस टंकी के पास रख दिया, जैसे मौत ने अपने नए औजार तैयार कर लिए हों। सब लोग इकट्ठा होकर खाने पीने लगे और उसी बर्फ का इस्तेमाल किया जिसमें कांच मिला था। हार्वर्ड ने टोस्ट उठाया और बोला, आयरिस की मौत हमें सिखाती है कि जिंदगी को पल पल जीना चाहिए। सबने गिलास टकराए और एक घूंट लिया। अचानक जूलिया का गला रुक गया। उसे लगा कुछ गले में अटक गया है और वो सांस नहीं ले पा रही थी। सब लोग जूलिया की तरफ दौड़े, लेकिन पता चला कि उसका बस कुछ गलत निकल गया था। वो बिल्कुल ठीक थी। इधर घर के अंदर स्टेफनी आयरिस की दी हुई किताब पढ़ रही थी। उसे उसमें सिक्के वाले हादसे और बारबेक्यू ग्रिल के बारे में एक चैप्टर मिला। उसी वक्त बाहर एरिक बारबेक्यू जलाने की तैयारी कर रहा था। बॉबी ने चार्ली को ट्रैम्पोलिन पर कूदने के लिए बुलाया, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि उसके नीचे एक तेज रेक यानी झाड़ू नुमा औजार छुपी हुई है। उसी समय स्टेफनी के हाथ से किताब गिर पड़ी। उसे बहुत जोरदार खतरे का एहसास हुआ। जैसे ही ग्रिल जली, दीवार पर टंगी फोटो फ्रेम गिरकर टूट गई। कांच का एक टुकड़ा फर्श पर उछलता चला गया। किसके ग्लास में वो खतरनाक कांच पड़ा था? हार्वर्ड ने अपने ड्रिंक से एक घूंट लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर कैमरा डार्लिन के ग्लास पर जूम करता है। क्या उसके ग्लास में कांच था? अंदर बैठे बैठे स्टेफनी को कुछ बहुत गलत लगने लगा। वो अपने भाई चार्ली को फोन करते हुए हार्वर्ड के घर की तरफ भागी, लेकिन चार्ली ने फोन नहीं उठाया। उधर ट्रैम्पोलिन की सिलाई ढीली हो चुकी थी और वो कभी भी टूट सकता था। रास्ते में स्टेफनी ने एक बोर्ड देखा, डेंजर अहेड, यानी आगे खतरा है। उसे लगा जैसे मौत खुद उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर दिखाया गया कि कांच का टुकड़ा उसके पिता मार्टी के ग्लास में था, लेकिन मार्टी ने बस एक छोटा सा सिप लिया और ग्लास रख दिया। हार्वर्ड ट्रैम्पोलिन पर कूदने चला गया। उसकी सतह ऐसी लग रही थी जैसे किसी भी वक्त फट जाएगी। तभी डार्लिन की नजर नीचे छुपी रेक पर पड़ गई। उसने चिल्लाकर दौड़ते हुए उसे बाहर निकाल लिया और शेड में वापस रख दिया। उसी वक्त ब्रेंडा से एक बोतल गिर गई। बोतल पास की मशीन के स्विच से टकराई। नीचे लगे पाइप हिलने डुलने लगे। वही रेक जो अभी हटाई गई थी फिर से फिसलने लगी। जब स्टेफनी पहुंची, मौत अपना खेल शुरू करने को तैयार थी। हार्वर्ड आगे बढ़कर स्टेफनी से मिलने लगा। तभी बॉबी का पैर ट्रैम्पोलिन में फंस गया। जूलिया पलटकर देखने लगी और उसके हाथ के ग्लास से कांच का टुकड़ा गिर गया। हार्वर्ड उस कांच पर पैर रख बैठा। तेज दर्द से वो चिल्ला पड़ा। ठीक उसी पल रेक लॉन मोवर पर गिर गई। हार्वर्ड का संतुलन
बिगड़ा और वो गिर गया। लॉन मोवर सीधा उसकी तरफ दौड़ा और उसकी जान ले ली। परिवार फिर एक और अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुआ। स्टेफनी घर लौटकर फिर से किताबें देखने लगी। उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, जेबी को कोई ऐसा मिला जो बच गया था। स्टेफनी सोचने लगी कि अगला नंबर किसका होगा। आयरिस और पॉल के बच्चे थे हावर्ड और डार्लिन। हावर्ड के बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी। डार्लिन के बच्चे स्टेफनी और चार्ली। सब लोग खून के रिश्ते से जुड़े हुए थे और मौत से बच नहीं सकते थे। स्टेफनी ने ये पूरा पैटर्न सबको समझाया। अब सब चुपचाप बैठे सुन रहे थे। ये सब उसी रेस्टोरेंट की मौत की लिस्ट से जुड़ा हुआ था। मौत का क्रम बिल्कुल वही था जो आयरिस ने सालों पहले देखा था। असल में उस हादसे में सैकड़ों लोगों को मर जाना चाहिए था, लेकिन आयरिस ने उन्हें बचा लिया था। अब मौत वापस आई थी और एक एक करके सबको लेने वाली थी। मौत एक तय क्रम में लोगों को मार रही थी। सबसे पहले हावर्ड के परिवार से शुरुआत हुई, उसके बाद स्टेफनी के परिवार की बारी आने वाली थी। मार्टी और ब्रेंडा खून के रिश्ते से जुड़े नहीं थे, इसलिए वो मौत की लिस्ट में नहीं थे। इसका मतलब सबसे ज्यादा खतरे में अब हावर्ड का बड़ा बेटा एरिक था। लेकिन किसी ने स्टेफनी की बात नहीं मानी। सबको लगा वो जरूरत से ज्यादा डर गई है या पागल हो चुकी है। सब एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद एरिक अपने काम की जगह पहुंच गया। वहां घूमता हुआ पंखा लटकती हुए एक चेन से टकराया। वो चेन सीधे एरिक की नाक की रिंग में फंस गई। उसी समय पास ही रखा डिसइंफेक्टेंट जमीन पर फैल गया। पंखा घूमता रहा और चेन को और कसता रहा। एरिक नाक से अंगूठी निकाल नहीं पाया। उसे पंजों पर खड़ा रहना पड़ा और धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगा। गलती से वो पास रखे एक लैंप से टकरा गया। लैंप गिरा और नीचे फैले ज्वलनशील डिसइंफेक्टेंट में आग लग गई। हालत बहुत बुरी हो गई। टेबल का कांच टूट गया। एरिक दर्द और घबराहट में फंसा हुआ खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। आखिरी मुल में उसने जोर लगाकर चेन खींचकर निकाल दी, मगर गिरते वक्त उसने और डिसइंफेक्टेंट गिरा दिया। कुछ ही क्षणों में दुकान में जोरदार धमाका हो गया। उधर स्टेफनी बहुत परेशान थी। उसने पूरी रात एरिक को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो चार्ली को साथ लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। किस्मत से एरिक जिंदा बच गया। उसने जलते हुए चमड़े के कपड़े फाड़कर खुद को आग से बचा लिया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे स्टेफनी को पूरा यकीन हो गया कि मौत सच में उनका पीछा कर रही है। एरिक ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। तब स्टेफनी ने तय किया कि वो हर समय उसके साथ रहेगी और उसकी रक्षा करेगी। वो आयरिस के लिखे नोट्स देखकर हर खतरनाक चेन रिएक्शन को रोकने की कोशिश करने लगी। जैसे पास में एक आदमी पेड़ काटते वक्त शाखा से गिर गया। उसका औजार लगभग एक बच्चे की फुटबॉल पर गिरने वाला था और वो गेंद उछलकर एरिक के सिर पर लग सकती थी। उसी समय उन्हें जूलिया दौड़ते हुए मिल गई। एक कूड़े की गाड़ी वहां से गुजरी। स्टेफनी ने एरिक को तुरंत दूर रहने की चेतावनी दी, पर लापरवाह एरिक ट्रक के पास मस्ती करने लगा। अजीब अजीब चेहरे बनाने लगा। जूलिया ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। हेडफोन लगाया और दौड़ती रही। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगला पल क्या लाएगा। अचानक जूलिया का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे कूड़े की गाड़ी में जा गिरी। सब लोग सदमे में ट्रक के पीछे भागे, लेकिन ड्राइवर के कानों में हेडफोन था। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। स्टेफनी ट्रक पर चढ़ी, जूलिया की ओर हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ भी लिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक के कॉम्पैक्टर में जूलिया कुचल गई। तभी पूरे परिवार को एहसास हुआ कि मौत सचमुच उनका पीछा कर रही है। और ठीक उसी समय ब्रेंडा ने एक चौंकाने वाला राज खोल दिया। एरिक हॉवर्ड का असली बेटा नहीं था। वो हॉवर्ड की पत्नी के अफेयर से पैदा हुआ था। शायद यही वजह थी कि एरिक बच गया। इसका मतलब अब अगला खतरा हॉवर्ड के छोटे बेटे बॉबी पर था। स्टेफनी को नोट्स में लिखा एक नाम याद आया, विलियम। डार्लिन उसे जानती थी। सब लोग उसे ढूंढने हॉस्पिटल पहुंचे। पता चला कि विलियम वही लड़का था जिसे बहुत साल पहले उस रात आयरिस ने बचाया था। विलियम ने बताया कि मौत को हराने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो किसी और को मारकर उसकी जगह ले लो, या फिर खुद मरो और दोबारा जिंदा लौट आओ। उसने कहा कि वो अब आयरिस की तरह बीमार है और उसका समय लगभग खत्म हो चुका है। उसने चेतावनी दी कि सभी लोग उसी क्रम में मरेंगे जो लिस्ट में लिखा है। ये बहुत डरावनी बात थी, लेकिन असली सच और भी भयानक था। विलियम ने समझाया कि मौत की योजना में ज्यादा दखल ना दो, क्योंकि अगर असफल हुए तो हालात और भी ज्यादा डरावने हो सकते हैं। उसने कहा जो वक्त बचा है उसे कीमती समझकर जियो। ये कहकर वो चुपचाप चला गया। एरिक ने सोचा कि अगर बॉबी को बचाना है तो मरकर वापस आना सबसे आसान तरीका होगा। उसे पता था कि बॉबी को मूंगफली से तेज एलर्जी है। उसने प्लान बनाया कि बॉबी को मूंगफली खिलाकर उसे जानबूझकर गंभीर हालत में पहुंचाया जाएगा ताकि डॉक्टर उसे फिर से जिंदा कर सके। उन्होंने वेंडिंग मशीन से मूंगफली खरीदनी चाहिए, लेकिन पैकेट फंस गया। गुस्से में एरिक ने शीशा तोड़ दिया। दोनों ने मिलकर मशीन उठाई, हिलाई। काफी मशक्कत के बाद मूंगफली मिल गई। फिर वे बगल के कमरे में गए, लेकिन गलती से एमआरआई मशीन चालू कर दी। तेज चुंबकीय ताकत ने सारी धातु की चीजें अपनी ओर खींचनी शुरू कर दी। एरिक के शरीर में लगे पियर्सिंग मशीन की ओर खिंच गए। पीछे रखी व्हील चेयर भी उड़ती हुई आ गई। जोरदार ताकत से एरिक एमआरआई मशीन में जा टकराया और कुचला गया। उधर बॉबी मूंगफली खाकर बुरी हालत में था और कुछ नहीं कर पा रहा था। वो एरिक के हाथ में पकड़ी एपीपेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त एक डॉक्टर ने शोर सुना और दरवाजा खोला। फिर सबसे डरावना पल आया। वेंडिंग मशीन से निकली एक ढीली स्प्रिंग उड़ती हुई आई और सीधे बॉबी के सिर में घुस गई। स्टेफनी, डार्लिन और चार्ली एक दूसरे से लिपट गए। उन्हें समझ आ गया कि अब मौत से लड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने तय किया कि आयरिस की तरह सब कुछ दांव पर लगाएंगे। तीनों पहाड़ों में बने आयरिस के पुराने कैबिन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पता ही नहीं चला कि नोटबुक से एक सिक्का गिर गया था। एक बूढ़ी औरत ने वो सिक्का जमीन से उठा लिया। पहाड़ों का कैबिन डरावना लग रहा था, जैसे
जैसे मौत पहले से वहीं इंतजार कर रही हो। स्टेफनी ने पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाकर कैबिन में घुसा दी। आधे रास्ते में गाड़ी टकरा गई और उसकी सीट बेल्ट का लॉक जाम हो गया। अब मौत का निशाना था डार्लिन। अगर वो सही सलामत कैबिन में घुस जाती तो शायद बाकी बच जाते, लेकिन किसी ने छत की शॉर्ट सर्किट तार से निकल रही चिंगारियां नहीं देखी। जैसे ही डार्लिन कैबिन के दरवाजे तक पहुंची, भीषण धमाका हुआ और कार उड़ गई। स्टेफनी का शरीर पास के तालाब में जा गिरा। चार्ली लकड़ी के तख्तों के नीचे दब गया। घायल डार्लिन घिसटते हुए चार्ली तक पहुंची, उसे आजाद किया और बोली, स्टेफनी को जल्दी बचाओ। इतना कहते ही ऊपर से बिजली का खंभा गिरा और मौके पर ही डार्लिन की मौत हो गई। चार्ली दौड़कर स्टेफनी के पास पहुंचा। वो बेहोश थी। किस्मत से उसने समय रहते उसे बचा लिया। दोनों गले मिले और हंसने लगे। यही शायद विलियम का मतलब था, मरकर वापस जिंदा होना। लेकिन जब स्टेफनी को डार्लिन की मौत का पता चला तो वो खुद को रोक नहीं सकी और रो पड़ी। अब आयरिस के खून के रिश्ते में सिर्फ वही और चार्ली बचे थे। एक हफ्ते बाद दोनों चार्ली के गर्लफ्रेंड के घर गए। चार्ली के कपड़े ठीक करते समय स्टेफनी की उंगली गुलाब के कांटे से चुभ गई। तभी उसे फिर सपना याद आया। उस सपने में आयरिस की उंगली भी ऐसे ही चुभी थी। फिर एक बूढ़ी औरत सिक्का गिराती है जो लुढ़क कर सीढ़ियों से नीचे जाकर रेल की पटरियों में फंस जाता है। एक ट्रेन तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। चार्ली की गर्लफ्रेंड के पिता डॉक्टर थे। जब उन्होंने सुना कि चार्ली ने कैसे स्टेफनी को बचाया तो बोले, अगर कोई बेहोश हो जाए और लोग उसकी सांसें वापस ले आए लेकिन दिल कभी रुका ही ना हो तो उसे असली मौत नहीं कहते। पर स्टेफनी और चार्ली को ये बात अच्छी नहीं लगी। स्टेफनी ने तभी सपने जैसी ही एक लाल कार्ड देखी। चार्ली के गर्लफ्रेंड ने भी वही कपड़े पहने थे जो सपने में आयरिस ने पहने थे। उसका डर और बढ़ गया। उसी पल ट्रेन पटरी से उतर गई। जबरदस्त हादसा हुआ। ट्रेन सीधी उन्हीं की तरफ दौड़ पड़ी। स्टेफनी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। चार्ली ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। ऐसा लगा जैसे वे बच गए हों, लेकिन असल में वे नहीं बचे थे। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा।